डियर स्टूडेंट्स ऑफ डीएई, आप लोगों के लिए ला रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अप्लाइड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर है। ये एमसीक्यूज़ जो कि सेकंड चैप्टर के हैं। ये फ़िज़िक्स 122 का सेकंड चैप्टर है, फ़िज़िक्स 222 का सेकंड चैप्टर है, फ़िज़िक्स 113 का सेकंड चैप्टर है और फ़िज़िक्स 132 का सेकंड चैप्टर है। तो आज हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने हैं। तो आए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, कि इन सब में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। हम जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है और वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो जाती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जबकि जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट और डायरेक्शन होती है और फिर वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई होती हैं, तो हम उनको वेक्टर्स कहते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें नंबर 1 ए पे एनर्जी, बी पे वेलोसिटी, सी पे फोर्स और डी पे टॉर्क। तो हमने इनमें से ये बताना है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, यानी बगैर डायरेक्शन वाली क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। तो आप इसको गैस कर लें। आपके सामने आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर है ए। एनर्जी जो है इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी भी डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, फोर्स भी डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है और टॉर्क भी डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ एनर्जी। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। आए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने ये बताना है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। हमें वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस पता चल गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, नंबर ए पे डेंसिटी, नंबर बी पे लेंथ, नंबर सी पे फोर्स और नंबर डी पे वर्क। तो इनमें से हमने गैस करना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आपने आंसर को गैस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, फोर्स। फोर्स डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 इज़ कॉल्ड, कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या कहते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, नल वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है उसको जज कर लें। चलते हैं आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर है सी, यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यूनिट से यूनिट 1 को कहते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हमारा सी वाला आंसर जो है यूनिट वेक्टर, ये करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़। द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़, कि किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल क्या होता है। तो हमें ऑप्शंस दी गई हैं, 30 डिग्री होता है, बी पे 60 डिग्री होता है, सी पे 90 डिग्री होता है और डी पे 180 डिग्री होता है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आप इसमें से आंसर जज कर लें। करेक्ट आंसर है सी, 90 डिग्री। तो हम जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं किसी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं हम। तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो ऐसे दो कंपोनेंट किसी वेक्टर के जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, उनको हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर के हों तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है। तो ज़ाहिर है उनके दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज़ एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कि 6 न्यूटन की एक फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है।
इट्स वाई कंपोनेंट इज़, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो हमें यह मालूम है कोई फोर्स हमारे पास एफ हो और वो एंगल थीटा बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होता है और जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा होता है। तो हमें कहा गया है कि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जब वो फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका मतलब उसका एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। जब थीटा 0 बनेगा तो हम वाई कंपोनेंट क्या होता है एफ साइन थीटा, तो हम एफ साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या ठीक बनता है। तो अब आपने इस फार्मूला से आंसर जज कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर है बी, यानी 0 होगा, क्योंकि सारी की सारी फोर्स जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, तो इसलिए वाई कंपोनेंट जो है वो 0 बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू बतानी है। हैज़ द वैल्यू, cos 60 डिग्री हैज़ द वैल्यू, वैल्यू उसकी क्या होती है cos 60 डिग्री की। तो हमें आंसर में दिया गया है कि cos 60 डिग्री 1 होता है, cos 60 डिग्री 0.866 होता है, cot 60 डिग्री 0.5 होता है, cos 60 डिग्री 0.707 होता है। तो आपने इसका आंसर गेस कर दिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर है इसका सी 0.5, करेक्ट आंसर है। cos 60 डिग्री जो है वो 0.5 के बराबर होता है। हमें मालूम है cos 0 1 होता है और cos 30 डिग्री 0.866 होता है, cos 45 डिग्री 0.707 होता है और cos 60 डिग्री जो है वो 0.5 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 0.5। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ वेक्टर ए makes an angle theta with x axis, its x component is given by, कि अगर एक वेक्टर a हो और वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। और आंसर में हमें क्या कहा गया है, नंबर a पे a साइन थीटा होगा, b पे a टैन थीटा होगा, c पे a cos थीटा होगा और d पे a cot थीटा होगा। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर है इसका सी, ए कॉस थीटा। हमें मालूम है कोई वेक्टर ए हो और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो तो उसके दो कंपोनेंट जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं उनमें से एक एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा वाई कंपोनेंट होता है। एक्स कंपोनेंट जो है वो ए कॉस थीटा होता है और वाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा होगा। तो हमारा आंसर ए कॉस थीटा ये करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है इफ़ टू वेक्टर्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, कि दो वेक्टर हैं और उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़, तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी। हमें मालूम है दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो अब दो वेक्टर हैं उनके दरमियान एंगल 90 है, तो इसका मतलब कॉस 90 डिग्री लगाना है हमने। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, आप हमें आंसर पता चल जाएगा। आपने आंसर गेस कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर है ए, यानी 0, क्योंकि दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ए बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। हमारे पास आंसर 0 आना है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट या उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। चलते हैं अपने अगले आंसर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज, कि दो वेक्टर ए और बी हैं उनके दरमियान एंगल थीटा है, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट आपने गेस कर लिया होगा। हमारे पास आंसर दिए हुए हैं। ए पे है ए बी पे है ए बी साइन थीटा, सी पे है ए बी कॉस थीटा और डी पे है ए बी टेन थीटा। हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए बी कॉस थीटा।
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी दोनों पैरेलल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हैं, तो टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो पैरेलल हैं, देन, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि दो वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं। तो आप इन स्टेटमेंट्स को देखें और हमें करेक्ट आंसर बताएं देख के कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी 1 होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी के होगा, और ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी के होगा। यानी चारों स्टेटमेंट्स में हमें डॉट प्रोडक्ट पूछा गया दोनों वेक्टर्स का, और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे दोनों वेक्टर्स ए और बी पैरेलल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, यानी कॉस 0 लगाना है हमने। तो कॉस 0 लगा के कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो ए बी कॉस 0 बन जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी रह जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है कि अगर ए और बी दोनों पैरेलल हों तो ए डॉट बी जो है वो बराबर ए बी के होगा। तो ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी, डी वाला आंसर। तो ये कब करेक्ट होता है? अगर वह एंटी पैरेलल होते, कि एक की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन एक के अपोजिट होते, तो फिर कॉस 180 डिग्री लगता, तो फिर हमारा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाता। और अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल होता है तो कॉस 90 0 होता है, तो फिर हमारा ए वाला आंसर करेक्ट हो जाता। तो इसका मतलब ये कि हमारा सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, यानी एक डायरेक्शन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, यानी एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए का उसी वेक्टर ए के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी ए और ए दो वेक्टर हो गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना हो गया? फिर वो तो 0 हो गया। तो जब दोनों के दरमियान एंगल 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए है तो दोनों वैल्यूज़ ए की मैग्नीट्यूड फिर ए की मैग्नीट्यूड फिर दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका साइन लगना है। तो दोनों के दरमियान एंगल है 0, तो साइन 0 आ जाएगा। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो पुट करके तो आप इसमें से आंसर गेस कर सकते हैं कि आंसर कौन सा करेक्ट है। पहले नंबर पे हमें दिया गया कि ए आंसर आएगा, बी पे हमें दिया गया कि 1 आएगा, सी पे हमें दिया गया कि 0 आएगा, और डी पे हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। आपने गेस कर लिया होगा, करेक्ट आंसर है सी, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर जब भी पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो जब भी हमने ये मालूम करना हो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं हैं तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इट मीन्स कि वो पैरेलल हैं। तो हमने देख लिया कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस ए जो है, उसका आंसर क्या आएगा? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 0 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल्स इज 30 डिग्री देन द अदर विल हैव वैल्यू। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ये ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो हैं उनका सम क्या होता है? वो 180 होता है। तो एक एंगल 90 हो गया, दूसरा एंगल हमें बताया गया 30 डिग्री हो गया, हमसे तीसरा एंगल पूछा गया है कि तीसरा एंगल कितना होगा। तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर है हमारे पास सी, और ये कितना है? 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री एक एंगल हो गया, 60 डिग्री दूसरा एंगल हो गया, और 90 डिग्री एंगल हो गया क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो तीनों एंगल्स का सम जो है 180 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है इनमें से। और स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं हमें, पहली स्टेटमेंट ए दी गई है, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए होता है। दूसरी स्टेटमेंट बी, इसमें क्या कहा गया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। और तीसरी स्टेटमेंट सी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। और चौथी स्टेटमेंट डी, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू, ये सिंबल जो है ये नॉट इक्वल टू कहलाता है कि ये बराबर नहीं है बी डॉट ए के। तो हमें मालूम है कि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है वेक्टर्स की। हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो इस हिसाब से आप जज करें कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी। आपने इसको जज कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर है सी, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। पहले आंसर को देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, जगह बदल देने से फ़र्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें आंसर सेम रहता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो नहीं सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, जगह बदल देने से वेक्टर की जो आंसर होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। तो इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। सी वाला आंसर ये हमारा करेक्ट है। ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, ये गलत है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि टाइम मिसाल है किस चीज़ की। आगे हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि ये वेक्टर है, नंबर बी ये स्केलर है, नंबर सी ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है और नंबर डी ये नल वेक्टर है। तो अब ये एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है। हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या नल वेक्टर के साथ तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि किसी वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड के मुताबिक वेक्टर ले लिया जाए और उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। और नल वेक्टर क्या होता है, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो अब 2 ऑप्शंस हमारे पास बाकी बचती हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो टाइम के बारे में आपको मालूम है क्या है, आपने गेस कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ और आंसर है हमारे पास बी, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने अपने ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसके MCQs कर लिए। आपने इनको समझ भी लिया कि आंसर जो है उनकी वजह क्या है, उनकी रीज़न भी आपने जान ली। अब आपने जब इस वीडियो को देख लिया है तो आप इसको 2 दफ़ा देखें तो इंशाअल्लाह ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के MCQs जो हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में अगर आपको पसंद आई है तो ख़ुद भी देखें, ख़ुद भी तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की और अपने साथियों को भी बताएं। अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों में से जो बच्चा DAE का स्टूडेंट है, कोई वाकफ़ आपका DAE का स्टूडेंट है तो उसको भी बताएं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।